था. So all of this was done in Hong Kong. वहाँ से प्रोटोटाइपिंग होके आती थी दुबई में. It was a long drawn out process. स्टार्ट मैं इस स्टोरी से करूँगा जो कि आज सुबह कुछ पुरानी तस्वीरें देखते हुए मेरे जहन में आई. ये बात है कोई आज से 9 साल पहले की, 2011-2012. और उस ज़माने में मैं दुबई में मुकीम था और एक इंटरनेशनल डिज़ाइन कंपनी के लिए काम कर रहा था, आर्किटेक्चरल कंपनी, बिकॉज आई एम एन आर्किटेक्ट. उस ज़माने में I was obsessed with doing things after office hours. मेरी रूटीन ये हुआ करती थी कि सुबह जाना ऑफिस, 6 बजे छुट्टी, उसके बाद 2 or 3 times a week जिम जाना, उसके बाद फ्री होना और किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ के अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना टिल 11:30-12 बजे रात को, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी हिम्मत रह जाती थी उस ज़माने में. उस पॉइंट पे मैं फॉर सम ऑड रीज़न ख़वातीन के हैंड बैग्स में बड़ा इंटरेस्टेड हुआ था. जस्ट डूइंग रिसर्च और डिज़ाइन हो रहे थे और प्रोटोटाइपिंग चल रही थी थ्रू सप्लायर्स इन चाइना एट दैट टाइम. आइडिया ये था कि एक वर्किंग फीमेल्स, वर्किंग लेडीज़ के लिए जो कि ऑफिस जाती हैं, एक प्रैक्टिकल बैग दैट इज़ ऑल्सो हाई डिज़ाइन. इसके ऊपर काम चल रहा था मेरा. जिन्होंने भी पुरानी गाड़ी रखी है उनको ये आइडिया है कि कुछ अरसे के बाद उसको ठीक करवाना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है मैकेनिक के पास. मैं भी उस ज़माने में इन चीज़ों में फंसा हुआ था. मेरा बड़ा टाइम वीकेंड्स के ऊपर, आमतौर पे जब लोग सो रहे होते थे और इन्जॉय करते थे, तो मैं जल्दी उठता था और शारजा जाता था टू गेट माई कार फिक्स. एक पुरानी BMW भाई ने रखी हुई थी जो कि अमूमन महीने में एक आध दफ़ा मुझे टेंशन देती थी, जो कि मैं जाके ठीक करा लेता था. अब हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि ऑन वन ऑफ दीज फेटफुल विजिट्स टू द मैकेनिक इन शारजा, मैं वहाँ पे गाड़ी ठीक करवा रहा हूँ, कभी फ्रंट एंड कभी इंजन, मुझे नहीं याद एग्जैक्टली क्या था, लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ और वो उसने सब कुछ सामान निकाल के रखा हुआ. तो आई जस्ट वॉकड आउट एंड आई सॉ दिस ब्यूटीफुल 1950s कैडिलैक, खूबसूरत गाड़ी पुरानी, with these fins in the back, chrome detail, full red, like और अंदर ऑफ वाइट इंटीरियर with nice stitching. और मैं देख रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ, आई एम गोइंग अराउंड एंड आई टुक अ फ्यू फोटोग्राफ्स. मुझे मिली नहीं, लेकिन that sort of inspired me to take a fork in the road in terms of design. उससे पहले जो मैं बैग्स की आपसे बात की, डिज़ाइन कर रहा था प्रैक्टिकल साइड के ऊपर, कि प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक औरत, खातून जो सुबह जाती हैं दफ्तर, उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए हो सकती हैं और उसको किस तरह हम डिज़ाइन ऐसा करें कि हैंड बैग में हाथ डालते हैं तो चीज़ें मिलती नहीं हैं. हाउ कुड वी सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन इट इन अ वे दैट कुड बी बेनिफिशियल. लेकिन उस कैटलॉग देखने के बाद मेरा थिंकिंग थोड़ी सी चेंज हुई. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, उसमें ऐसी डिटेल्स हैं अगर आप देखें जो कि एब्सोल्युटली रिडंडेंट हैं, जिसमें कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स नॉट अ फंक्शनल यूज़ ऑफ एलिमेंट्स. पीछे जो फिन्स देख रहे हैं उसका कोई तुक ही नहीं है. इट इज़ जस्ट फॉर ब्यूटी. साथ जो क्रोम डिटेलिंग है वो एक खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही है, एक डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो हो रही है, इसमें प्रैक्टिकलिटी या फंक्शनल एस्पेक्ट कोई नहीं. अच्छा, जब मैंने ये सोचा तो मैंने कहा मे भी जब आप प्रैक्टिकलिटी से हटें और ऐसी कोई चीज़ डिज़ाइन करें जिसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़रूरी नहीं है, तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आएँ. उसमें फिर मेरी थिंकिंग चेंज हुई. मैंने सोचा कि पार्टी क्लचेस, जो छोटे क्लचेस होते हैं, ख़वातीन जो अगर आप जा रहे हैं या किसी को मिलने जा रहे हैं फॉर फ्यू आवर्स, जिसमें एसेंशियल्स डालें और वो लेके जाएं. एंड दिस इज़ हाउ आई गॉट स्टार्टेड ऑन द डिज़ाइन ऑफ दीज हैंड क्लचेस. और एक बड़े मज़े की जर्नी शुरू हुई जहाँ के प्रोटोटाइपिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक टू अ लिमिटेड कैपेसिटी, लिमिटेड पीसेस, जिसमें मैंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी. कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी भी डिज़ाइन डायरेक्शन में निकलते हैं तो आप you're lost, you're clueless, which is okay. This is how what it's supposed to be like. सब
सब लॉस्ट होते हैं. यू नीड टू फाइंड आंसर्स एंड देन यू नीड टू गेट इंस्पायर्ड. कुछ चीज़ें आपको ग्राउंड पे रखनी पड़ती हैं, उसके थ्रू आप जाते हैं. सो नंबर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे लिहाज से इज़ टू फाइंड योर डिज़ाइन लैंग्वेज. आपकी क्या है, जिस चीज़ में आप करें. तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. सो ये वही पुराने सैम्पल्स मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं. सो दिस वॉज one of the first ones. This became a huge hit. So idea ये था कि मेरी जो niche थी, that was in high end, high fashion niche. तो आप ये देख रहे हैं, it was, the idea was to have a structured patent leather. अगर आपको अभी भी नहीं वो feeling आ रही कि you know all these the stitching was exposed, gussets इसकी हैं, different colors की हैं. ये जब खुलता था तो किस तरह act, it was more of an architectural approach, a structured approach towards product design. So this became a huge hit. So this was being sold for about $500, $500 के करीब, जो भी आपकी conversion rate बनती, because they were limited pieces. Skyline series थी. So this was the first generic Skyline. अगर आप देखें तो different materials के साथ experiment किया हुआ था. So all of this was done in Hong Kong. वहाँ से प्रोटोटाइपिंग होके आती थी दुबई में. It was a long drawn out process. वो मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा. अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे पूछें, मैं I'll definitely take you through the process. So this was one of them. तो इसी तरह मेरी एक लंदन स्काईलाइन थी, एक दुबई स्काईलाइन थी, and you know the different prototypes that we did. Moving forward, इसमें important चीज़ ये है कि this was my design. ये मेरी approach है towards something. और बड़े clearly इसमें एक stamp लगा हुआ था मेरा, and that was based on my design language. Again, ये second piece है. अगर आप ये देखें, the way the gussets are designed and you know जिस तरह वो खुलता है, जिस तरह उसका silhouette है, and I wanted things to be stable, to be structured, patent leather. आपको पता नहीं reflections आ रही हैं नहीं आ रही, and you know it's nice, clean, simple design. So this is my design language. This kept me going. और वो इसकी construction किस तरह होनी है, इसकी detailing में जाना, इसकी हर चीज़ में करना. This was what my obsession was at that time. So second most important thing that I learned in product design is you need to understand how it's made. ये बनना किस तरह है भाई, आपको end to end पता होना चाहिए. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको नहीं पता. So when you take an example of a bag, आपको पता है होना चाहिए कि ये इसके जब कटिंग होती है तो किस तरह होती है, ये खुलते किस तरह, ये स्टिच किस तरह होते हैं, ये पाइपिंग किस तरह होती है, ये एक्रेलिक कहाँ से कट होता है, इसकी क्या टॉलरेंसेस हैं, क्या स्टिचिंग होती है, स्टिचिंग की लेंथ क्या होनी चाहिए, इसका हार्डवेयर कहाँ से मिलता है, कितने का मिलता है, किस तरह इंस्टॉल होता है, कितने किस्म के लेदर हैं, किस तरह का क्या रेट चल रहे हैं, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग अराउंड दिस. उसके बाद आपकी बात आ जाती है इसकी स्लीव्स क्या होनी चाहिए, उसकी क्या आमतौर पे प्राइसिंग, साइजेस, MOQs, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज़. उसके बाद इसकी ब्रांडिंग क्या होनी चाहिए, ब्रांडिंग करते किस तरह है, इसकी लेबलिंग क्या होती है, स्टैंपिंग क्या होती है. सो ऑल दीज थिंग्स, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट. बिकॉज अगर आपने प्रोडक्ट बनाया है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि इसकी सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझना द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोडक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट. सो अगर आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि एंड ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर के हाथ में लेके जाना है. दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड अ प्रोडक्ट डिज़ाइन. अगर आप एक आर्ट पीस डिज़ाइन कर रहे हैं और अगर आप यहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट है टेक्निकली, एंड द ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव to have an end goal in terms of getting to the consumer. So उसको उसकी manufacturing कैसे होनी है, उसकी distribution कैसे होनी है, retail किस तरह होगी, you don't have to get into it. अब मैं बात कर रहा हूँ product design की. So it's very important that you need to understand कि जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसको end तक लेके किस तरह जाना है. इसकी प्रोडक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है. रिटेल को माइंड में रख के प्रोडक्ट डिज़ाइन करें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा जी, उसका क्या मतलब है. अब मैं इसका आपका एग्जांपल ले लेता हूँ. एंड यू नो व्हाई you don't see it in retail anymore. बड़े इसके इश्यूज हैं. अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब ऐसी चीज़ आप डिज़ाइन करते हैं, प्रोटोटाइपिंग का फेज़ है, तो प्रोटोटाइपिंग का फेज़ इज़ वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज इसके टेम्पलेट्स बनते हैं, इसकी मटीरियलिटी चेंज होती रहती है, एक्सपेरिमेंटिंग चेंज करते रहते हैं.
पाकिस्तान में आर्टिजन्स अवेलेबल हैं जो कि ये कर सकते हैं आपके साथ वाले गांव में या आपके ही शहर में कहीं बैठे हुए हैं। मेरी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ये थी कि मैं दुबई में था एंड आई कुडंट फाइंड एनी बैग मेकर्स, लोकल बैग मेकर्स इन दुबई, सो आई हैड टू रिजॉर्ट टू चाइना, हांगकॉन्ग। वहाँ पे आइडिया ये था, अगेन दिस आइडिया वाज देयर फ्रॉम द स्टार्ट कि इसको मैन्युफैक्चरिंग इसकी करनी है और इसको मास, नॉट मास कंज्यूमर प्रोडक्ट, लेकिन एटलीस्ट गेट इट टू 1000 पीसेज और 200 पीसेज और व्हाटएवर। तो उसको आपको शुरू से ही ऐसे लोगों के साथ काम करना है जिनको मल्टीपल्स में काम करने का पता है कि अगर इसको आपने करना है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इतने लोगों को नहीं बेचनी होती, बट दिस इज़ स्पेसिफिकली टूवर्ड्स प्रोडक्ट डिज़ाइन जहाँ के आपने लोगों को लेके जाना है। अब होता ये था कि अगर एक छोटा सा चेंज आप लेके आते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिज़ाइन चेंज किया है और इसको थोड़ा लंबा कर दिया है तो इसके जितने भी पैटर्न्स बने हुए हैं फ्लैट आउट वहाँ पे जो कि वो यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट, वो सब चेंज होने हैं, सब एवरीथिंग चेंजेस। यू नो हाउ इसके जो टेम्पलेट्स इन्होंने बनाए हुए थे, एक्रेलिक कटिंग और वो जो सारा इनके ड्राइंग्स जाती थी, सारा कुछ, everything had to be changed, और there's a physical effect जिसको consequence कहते हैं, that is increase of cost in time। हर बंदे का टाइम बदल रहा है, चेंज हो रहा है, मटेरियल ज़ाया होता है और in the end some things become really expensive। आपने अंडरस्टैंड करना है प्रोटोटाइपिंग फेज इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जिसको सैम्पलिंग कहते हैं। अगर आपने बाहर की उसमें कहना है सैम्पलिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ऐसी अगर आपने कोई चीज़ सैम्पल करानी है, इटली से इटालियन बैग मेकर्स हैं, जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था वो फेरेगामो और कुछ गुची की बैग्स की सैम्पलिंग करते थे, तो उन्होंने कहा जी 5,000 यूरोज़ में हम आपको सैम्पलिंग कर देंगे। मैंने कहा भाई मैं गुची नहीं हूँ, मैं इतना मशहूर आदमी भी नहीं हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ जो कि कैफ़ेज़ में बैठ के अपने शौक़ पूरे करता है डिज़ाइन के। सो उन्होंने कहा जी आई एम सॉरी, फिर हम आपके शौक़ पूरे नहीं कर सकते आपके साथ, तो आप कहीं और जाएं। तो दे इंट्रोड्यूस्ड मी टू अदर पीपल जिसके थ्रू ये बात बनी। सो अगेन रीकैप, 3 थिंग्स। नंबर 1, आपका अपना स्टाइल होना चाहिए, आपका अपना डिज़ाइन अप्रोच होना चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है प्रोडक्ट को अप्रोच करने का। फंक्शनल अप्रोच है कि अगर आप कुछ चाहते हैं ऐड करना, लेट्स से फॉर एग्जांपल रिडंडेंसीज कम करनी है डिज़ाइन में, तो आप अपना प्रोडक्ट निकालें। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट में जी आपको ये नहीं करना पड़ता तो ये हो जाता है, तो दिस इज़ योर टेक ऑन दैट डिज़ाइन और दैट प्रोडक्ट। और कोई भी डिज़ाइन अप्रोच हो सकती है, स्टाइल हो सकता है, कलर हो सकता है, इट कुड बी वन ऑफ दोज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस जिसको USP कहते हैं। नंबर 2, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट स्टार्ट से लेके एंड तक किस तरह होता है। अगर आप ये देखें, ये बैग्स मैंने पहले हाथ से बनाए थे, बड़ा अर्सा मैं जाता था, मैं टैनरीज में जाके मैंने लेदर ख़रीदा, लेदर को अंडरस्टैंड किया कि वो फुल ग्रेन क्या होता है, फलाना क्या होता है, उसको कट किस तरह करते हैं, फिर उसकी सैंडविचिंग किस तरह होती है। कुछ तस्वीरें आपको आ रही होंगी सामने नज़र। दिस वाज ऑल माय प्रोसेस। वो मज़ा नहीं आता था जब तक मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि ये किस तरह बनाना है। उस वक्त तक आई डिड नॉट अप्रोच बैग मेकर। सो मेरा आई हैव अ डिफरेंट वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स। नंबर 3, रिटेल किस तरह करना है। दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड बी वेरी 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 ऑफ। सो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इतनी हो नहीं रही, लेकिन आई बिलीव कि इन पाकिस्तान, इंडिया, ऐसी इकोनॉमीज़ में जहाँ पे आर्टिजन्स अभी भी अवेलेबल हैं आपके पास, आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि एज ए डिज़ाइनर और एन आर्किटेक्ट आपने वैल्यू ऐड किस तरह करनी है उसके अंदर। अगर वही थके हुए कॉपी पेस्ट करके चीज़ें आपने बनानी है तो या देयर आर द पीपल हू डूइंग इट, व्हाई आर यू डूइंग इट, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई। ऐसी चीज़ करें जिसमें आप अपना स्टैम्प लगा सकें या आप अपनी वैल्यू ऐड कर सकें। और हमेशा याद रखें, पैसे आपको उसी चीज़ के मिलते हैं जिसमें आपकी वैल्यू एडिशन हो। अगर इसकी शक्ल देख के वैसे ही शक्ल आपने बनानी है तो आपने देख लिया है कि अगर आप यूरोप आए हैं तो लोग आपकी पोर्ट्रेट्स 5-5 यूरोज़ में बना लेते हैं बैठ के। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, और वो डिफरेंस आपने अंडरस्टैंड करना है। आई होप दिस वीडियो हैज़ बिन इंटरेस्टिंग फॉर यू। मैंने फॉर्मेट चेंज किया है। आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू मोर पीपल, और आई होप इस तरह की वीडियोज़ और बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और मे बी इट कैन हेल्प यू गेट टू द नेक्स्ट लेवल।